हेलो एवरीवन, मैं जैनेंद्र कुमार मुस्कान स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10वीं के विज्ञान के 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अध्ययन करेंगे, जो बोर्ड परीक्षा के लिए अति ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। कहता है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है -v/u। आवर्धन क्षमता v/u के बराबर होता है। आवर्धन क्षमता को m से सूचित करते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई h' तथा वस्तु की ऊंचाई h के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन कहते हैं। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो गोलीय दर्पण जो होता है वह दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण जब बाहर से सिलवट करने पर अवतल दर्पण बनेगा, लेकिन अंदर से सिलवट करेंगे तो उत्तल दर्पण बनेगा। यहाँ पे कहता है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर मतलब फोकस एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होगा। तो F बराबर R/2 होता है। F बराबर R/2 होता है। यदि यहाँ से R बराबर निकालें, R बराबर 2F होगा, तो R बराबर 2F ही द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कहता है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है। तो मानव नेत्र में जो है वह उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। और जो हमारा नेत्र होता है वह लगभग गोलाकार होता है, जिसमें प्रोटीन का बना उत्तल लेंस होता है। नेत्र लेंस का जो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होता है वह 25 सेंटीमीटर होता है। लेकिन अगर कहें कि एक स्वस्थ नेत्र का जो दूरबिंदु होता है वह अनंत माना जाता है। अनंत माना जाता है, इन्फिनिटी माना जाता है। हमारे नेत्र की क्षमता जो है वह 4 डायोप्टर होता है। एक नेत्र का दो नेत्र और एक नेत्र से विशेषता यह है कि दो नेत्र से किसी भी वस्तु को 3D मतलब लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों प्रकार से देखा जाता है, मतलब त्रिविमीय दिखाई देता है। लेकिन एक आंख से वस्तु की पूरी अंदाजा हम लोग नहीं लगा सकते हैं। मानव नेत्र में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, जो प्रोटीन का तो बना ही होता है, लेकिन किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब मानव नेत्र के रेटिना पर बनता है, जो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। उल्टा तो बनता है, लेकिन हमारे मस्तिष्क जो दिमाग है उसका संदेश यहाँ से सीधा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न से किस भाग पर बटाता है। तो अभी बताया मानव नेत्र पर जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र के रेटिना पर बनता है, जिसको दृष्टिपटल भी कहते हैं। दृष्टिपटल। अगला क्वेश्चन है, और कॉर्निया जहाँ है, कॉर्निया मानव नेत्र में कॉर्निया का ही दान दिया जाता है। यह एक पारदर्शी झिल्ली होती है जो मानव नेत्र के लेंस के आगे आगे होता है, और मानव नेत्र में जो है इसी का ही दान दिया जाता है। विद्युत जनित्र, जिसको जनरेटर कहते हैं, का सिद्धांत आधारित है। तो विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत आधारित है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन सी। विद्युत जनित्र का सिद्धांत जो है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है। तो जब क्वाइल मतलब कुंडली और चुंबक मैग्नेट में आपेक्षिक गति होती है, तो आपेक्षिक गति के कारण ईएमएफ उत्पन्न होता है। ईएमएफ क्या है, तो किसी परिपथ में एकांक धारा चालू रखने के लिए जितना बल की आवश्यकता होती है उसे ईएमएफ कहते हैं। इसे ई से सूचित करते हैं। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। इसका मात्रक वोल्ट होता है। कॉइल और मैग्नेट के बीच जब आपेक्षिक गति होता है तो वहाँ ईएमएफ उत्पन्न होता है, जो चालक को क्या करता है, घुमाता है, मूव कराता है। यही घटना क्या कहलाता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाता है। इसकी खोज माइकल फैराडे महोदय ने किया था। निम्न में से कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो नाभिकीय ऊर्जा जो है वह बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। लकड़ी बायोगैस का स्रोत है, गोबर गैस, कोयला इत्यादि जो है वह बायोगैस का स्रोत है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा जो है वह बायोगैस का स्रोत नहीं है। नाभिकीय ऊर्जा क्या है, तो नाभिकीय अभिक्रिया से जो प्राप्त ऊर्जा होता है उसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, नाभिकीय संलयन फ्यूजन, और नाभिकीय विखंडन। संलयन क्या होता है, तो सूर्य में जो अभिक्रिया होती है, हाइड्रोजन परमाणु जो है मिल करके हीलियम परमाणु में बनाते हैं, यह प्रक्रिया संलयन अभिक्रिया होता है। लेकिन सूर्य जो है वह हाइड्रोजन और हीलियम का बना होता है, एक गर्म विकिरणकारी गोला होता है, सूर्य तारा है। उसके बाद कहता है कि नाभिकीय विखंडन जो है वह परमाणु बम, एटम बम जो होता है वह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नाभिकीय विखंडन की खोज स्टार्समैन एवं ओटो हन महोदय ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण जो है वह क्या है, तो कोयला जो है वह जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। कोयला को अंग्रेजी में कोल कहते हैं, COAL, कोल मतलब कोयला। यह 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट।
एंथ्रासाइट जो है वह कोयला की सबसे उत्तम किस्म का भाग होता है, जिसमें 96 प्लस 96 से लेकर के एबव तक हो सकता है कार्बन की मात्रा। और पीट जो है वह सबसे खराब टाइप के कोयला होता है। एंथ्रासाइट का उपयोग जो है एंथ्रासाइट कोयला जो है सबसे उत्तम किस्म का कोयला है। उत्तम किस्म का कोयला होने के कारण कार्बन इसमें जो है कार्बन की अधिक मात्रा होने के कारण इसका उपयोग थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। थर्मल पावर प्लांट का मतलब होता है ताप विद्युत केंद्र, ताप विद्युत संयंत्र। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण हो जाएगा कोयला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कहता है जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा उसे प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। जैसे सूर्य, यहाँ से प्रकाश निकलता है, बल्ब से भी प्रकाश निकलता है, लालटेन से भी प्रकाश निकलता है, जलता हुआ मोमबत्ती से भी प्रकाश निकलेगा, तो यह सब के सब प्रकाश का स्रोत हो जाएगा। और प्रकाश के स्रोत हो जाएगा। और प्रकाश के स्रोत से प्रकाश निकलता है और निकलने का 3 माध्यम होता है। एक ठो होगा फैलता हुआ प्रतीत होगा, मतलब किरण पुंज होगा। किरण पुंज जो है वह किरणों का समूह होता है जो 3 प्रकार का होता है। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ रे इज कॉल्ड रे बीम। किरण पुंज कहते हैं 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रे बीम। फर्स्ट में हो गया, पहला हो गया अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज है वह किरणों का समूह होता है जो किरणों के किसी स्रोत से निकल करके फैलता हुआ प्रतीत होगा। लेकिन दूसरा है अभिसारी किरण पुंज जो किसी स्रोत से निकल करके किसी बिंदु की ओर अवशोषित किया हुआ जाएगा, तो इस तरह के किरण पुंज को कह देंगे अभिसारी किरण पुंज। और एक समांतर किरण पुंज होता है जब किरणों का समूह जो है वह काफी दूरी तय कर लेता है तो एक दूसरे के समांतर हो जाता है, इसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि उत्तल लेंस के मुख अक्ष से जा रही सभी किरणों के वह जो है अपने फोकस की ओर अभिसारित कर लेता है, एक बिंदु पर संकुचित कर लेता है। यही कारण है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है। तो खतरे के संकेत का जो प्रकाश है वह लाल रंग के होना चाहिए। लाल रंग का तरंगधर सबसे अधिक होने के कारण यह दूर से स्पष्ट दिखाई देता है। इसका तरंगधर 75 एंगस्ट्रॉम होता है और एंगस्ट्रॉम को इस तरह का संकेत लिखते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। एंगस्ट्रॉम जो है वह तरंगधर्ष का मात्रक होता है, हालांकि इसे मीटर में भी व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 1 जूल और 1 सेकंड के अनुपात को क्या कहते हैं। तो 1 जूल और 1 सेकंड के अनुपात 1 जूल और 1 सेकंड के अनुपात को जूल प्रति सेकंड को वाट कहते हैं। जूल प्रति सेकंड को वाट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। तो सूर्य और तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत जो है वह नाभिकीय संलयन हो जाएगा। नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। यहाँ हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुड़ करके हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। दर्पण का सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u जो है वह दर्पण सूत्र कहलाता है। f जो है फोकस दूरी है, v जो है वह प्रतिबिंब की दूरी है और u जो है वस्तु दूरी है। सभी के सभी दर्पण में दूरियां जो नापते हैं वह वस्तु दर्पण के ध्रुव से ही नापा जाता है। दर्पण के ध्रुव को P से सूचित करते हैं। दर्पण के ध्रुव को P से सूचित करते हैं। फोकस दूरी को छोटकी f से सूचित करते हैं और वक्रता केंद्र को C, जबकि वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि टिंडल का प्रभाव देखा जाता है। तो टिंडल का प्रभाव जो है वह जंगलों में देखा जाता है। टिंडल का प्रभाव कहाँ देखा जाता है, जंगलों में देखा जाता है। जिगजैग टिंडल का प्रभाव जंगलों में देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो तारा टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है वह तारा टिमटिमाता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारा टिमटिमाते हैं। बाल्टी में रखा हुआ छड़ जो है या करछुल या छोलनी किसी तरह का जो बर्तन होता है वह उठा हुआ प्रतीत होता है, टेढ़ा हुआ प्रतीत होता है। बर्तन में रखा हुआ जल जो है उठा प्रतीत होता है। वायुमंडल में जो है तारा का टिमटिमाना जो है वह अपवर्तन के कारण ही होता है। अगला क्वेश्चन है सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो मानव नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। वास्तविक और उल्टा होता है। रेटिना को दृष्टि पटल भी कहते हैं। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। समय दिया हुआ है 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड। सभी के सभी न्यूमेरिकल जो बनाने में डेटा यूज किया जाता है वह एसआई पद्धति में। और कूलम आवेश दिया हुआ है Q बराबर 120 कूलम। कह रहा है कि विद्युत धारा का मान क्या होगा, I बराबर R। तो I बराबर फॉर्मूला होता है Q/T। Q का वैल्यू दिया हुआ है 120 और समय दिया हुआ है 60। 60 दूना 120 बराबर 2 सेकेंड, सॉरी 2 एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, 2 एम्पियर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 एम्पियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कहता है कि किस उपकरण में धन
मतलब पॉजिटिव और ऋण मतलब निगेटिव का चिन्ह नहीं होता है, तो जो कुंडली होता है क्वाइल, क्वाइल जो होता है इसमें धन और ऋण आवेश नहीं होता है, धन और ऋण आवेश नहीं होता है, क्वाइल में धन और ऋण आवेश नहीं होता है, कुंडली हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। एमीटर को इस तरह से लिखते हैं, इसमें प्लस और माइनस का संकेत होता है, करंट जिस साइड से इंटर करेगा प्लस और जिस साइड से करंट निकलता है माइनस का चिन्ह हो जाता है। उसके बाद वोल्ट मीटर का संकेत इस तरह से होता है, इधर करंट जाएगा प्लस निकलेगा माइनस। उसके बाद विद्युत सेल का संकेत इस तरह से होता है, बड़ा वाला खूंटा जो है, बड़ा वाला जो है वह प्लस होगा, छोटा वाला माइनस होता है। ए ग्रुप ऑफ सेल कनेक्टेड इन सीरीज इज कॉल्ड बैटरी, मतलब सेलों का समूह जो श्रेणी क्रम में जुटा होता है बैटरी कहलाता है। बैटरी दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल का मतलब होता है वैसा सेल जो एक बार डिस्चार्ज होने से, एक बार जो है वह डिस्चार्ज होने से आवेश को खत्म हो जाने से, डिस्चार्ज हो जाने से पुनः आवेशित नहीं किया जाता है, पुनः चार्ज नहीं किया जाता है। तो इस तरह के सिस्टम को क्या कहेंगे, प्राथमिक सेल कहेंगे। इस तरह के सेल को प्राथमिक सेल कहेंगे। जैसे शुष्क सेल आता है प्राथमिक सेल में। उसके बाद द्वितीयक सेल जो है लेड एसिड बैटरी, सीसा संचायक बैटरी जो है द्वितीयक सेल में आता है। वैसा सेल जो डिस्चार्ज होने पर पुनः उसको आवेशित किया जाता है, चार्ज किया जा सकता है, उस तरह के सेल को बैटरी के का कहा जाता है, द्वितीयक सेल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है लघु पथन जिसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा, तो लघु पतन के समय परिपथ में जो है विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा, आई बढ़ जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस का मान कम हो जाता है। जब किसी परिपथ में लाइव वायर, फेज वायर और फेज वायर और उसके बाद क्या होता है न्यूट्रल, मतलब दो फेज आपस में संपर्क में आ जाते हैं, जिसके कारण वहाँ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है, लगभग जीरो के बराबर हो जाता है, जिसके कारण परिपथ में महत्तम धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इस घटना को लघु पथन कहा जाता है, शॉर्ट सर्किट कहते हैं। इस घटना से बचने के लिए हम लोग जो परिपथ में जो है वह विद्युत फ्यूज का उपयोग करते हैं, फ्यूज जो है वह टीना शीशा का बना होता है। यह एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो सर्किट को, परिपथ को जलने और बर्बाद होने, नष्ट होने से बचाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की। अभी हमने बताया कि विद्युत चुम्बकीय की खोज माइकल फैराडे महोदय ने किया था। जब चुंबक और कुंडली के बीच अपेक्षित गति होता है तो विद्युत वाहक बल ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो चालक को घुमाने का काम करता है। इस घटना को फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहा जाता है और इसकी खोज माइकल फैराडे महोदय ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस होता है, तो उत्तल लेंस जो है वह किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस जो है वह किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ऑप्शन सी, किनारों की अपेक्षा क्या होगा, बीच में मोटा होगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस इस तरह से होता है, इसको कहते हैं प्रकाशीय केंद्र। ये प्रकाशीय केंद्र हो गया और यहाँ से वक्रता केंद्र 1 हो गया, 2f1 कहते हैं, वक्रता केंद्र 2, 2f2। ये फोकस दूरी, दूसरा फोकस, ये पहला फोकस, यानी लेंस में दो फोकस होता है, दो वक्रता केंद्र होता है। और किरण जाएगा तो यह दूसरी और फोकस से मोड़ देगा, यही कारण है कि इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है, तो चुंबक के सजातीय ध्रुव के बीच जो है वह विकर्षण होगा, सजातीय ध्रुव के बीच विकर्षण होगा, जिसको प्रतिकर्षण भी कहा जाता है। विकर्षण को ही प्रतिकर्षण कहते हैं, अंग्रेजी में बोले इसको तो रिपल्सन कहते हैं। चुंबक में दो ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करता है, लेकिन चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र दक्षिणी ध्रुव से निकल करके उत्तरी ध्रुव में प्रवेश करता है। यह समझने वाला बात है, कंसेप्ट वाला बात है, यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो विद्युत मोटर जो है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। विद्युत मोटर फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड पर कार्य करता है, मतलब बायां हाथ के नियम पर विद्युत मोटर कार्य करता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर विद्युत मोटर कार्य करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, मतलब होता है जब विद्युत मोटर को हम विद्युत ऊर्जा सप्लाई के रूप में देंगे तब वह मोटर से यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होगा। अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, जिसको पर मीटर कहा जाता है। लेंस की क्षमता को पी से सूचित करते हैं, P बराबर 1/f। यदि फोकस दूरी मीटर में हो तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक पर मीटर या डायोप्टर होता है। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, तो आकाश का रंग नीला जो है वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, प्रकीर्णन क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, तो जब किसी स्रोत से प्रकाश निकलकर किसी कण पर पड़ता है तो चारों ओर फैल जाता है। प्रकाश के इस प्रकार फैलने की घटना को प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज जो है
वह माइकल फैराडे महोदय ने किया था। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज जो है माइकल फैराडे महोदय ने किया था। अगला क्वेश्चन, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होगा तो कौन सा दर्पण होगा? तो हमने पढ़ा था कि समतल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु के आकार के बराबर होता है, और वस्तु जितना दूरी पर होता है प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनता है। इसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह काल्पनिक सीधा तथा वस्तु के बराबर बनता है, और पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, मतलब लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट बनता है। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट, हाँ ठीक है, 1 किलोवाट 1 किलोवाट घंटा, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, 1 किलोवाट लिखा, 1 किलोवाट घंटा होगा। 1 किलोवाट घंटा, किलोवाट जो है वह ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? तो 3.6 गुना 10⁶ जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा को ही यूनिट कहा जाता है, इकाई कहा जाता है, या इसी को BOT कहा जाता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक या व्यवसायिक मात्रक। अगला क्वेश्चन है कि इथानोइक अम्ल, जिसको एसिटिक अम्ल कहा जाता है, को समानता कहा जाता है, एसिटिक अम्ल कहते हैं, इसका फार्मूला होता है CH3COOH। इथानोइक अम्ल कहते हैं, एसिटिक अम्ल को ही इथानोइक अम्ल कहते हैं। ओइक, इसका क्रियाशील मूलक होता है COOH, ओइक। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के जो है वह 7 सुर होते हैं। क्या क्या होते हैं? तो सा रे ग म प ध नि सा, फिर सा आ जाता है, सा से स्टार्ट होगा, सा रे ग म प ध नि ध प म ग रे सा। अगला क्वेश्चन है कि वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति हो जाती है, तो उपचयन की गति धीमी हो जाती है। वायुरोधी मतलब जिसमें वायु जाएगा ही नहीं, तो उसमें ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा नहीं, और रिएक्शन होगा नहीं तो उपचयन का मतलब ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होगा नहीं और कुछ हल्का फुल्का मात्रा में रहेगा तो धीमा गति से ऑक्सीकरण होगा। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीकरण क्या है? तो लॉस ऑफ एल लियोजर लियोजर LEOGER, लियोजर याद रखना है। लियोजर क्या होता है? तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन का हानि, ये ऑक्सीजन का हानि जो है वह ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का हानि को ऑक्सीकरण कहते हैं। एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन का लाभ को अवकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण को उपचयन कहते हैं, जबकि अपकरण को अपचयन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, जी बिल्कुल सही है। कॉपर मतलब होता है तांबा, तांबा ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कॉपर क्यूपरिक ऑक्साइड बना ले रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना ले रहा है, तो यह अभिक्रिया जो है कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग जो है वह सफ़ेद होता है। सिल्वर Ag, इसका परमाणु संख्या 47 होता है। सिल्वर देखने से लगता है कि यह उजला होता है, इसका उपयोग गहना बनाने में करते हैं, तो यहाँ से याद रखने का तरीका है, सिल्वर जो है, सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला AgCl होता है, लेकिन सिल्वर इसलिए यह सफ़ेद होगा, याद रखना है कि सिल्वर है, सफ़ेद होगा। अगला क्वेश्चन है कि समीकरण CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, उष्मा देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाएगा, तो यह समीकरण क्या है? तो यह समीकरण जो है, यह समीकरण वियोजन अभिक्रिया का है। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? तो किसी यौगिक को गर्म करने पर 2 या 2 से अधिक पदार्थ या एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थ में विघटित हो जाता है, तो यह इस तरह का अभिक्रिया जो है वह वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहलाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी लाल तप्त आयरन का पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा? तो लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने से Fe3O4 मतलब हेमाटाइट प्राप्त होगा, Fe3O4 प्राप्त होगा, मैग्नेटाइट Fe3O4 प्राप्त होगा। लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करेंगे, लोहा पर जलवाष्प प्राप्त करेंगे तो Fe3O4 बनेगा, Fe3O4 बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में pH मतलब पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की शक्ति कितने परास के बीच होता है? तो हमारे शरीर में जो pH परास होता है वह 7 से 7.8 होगा। यदि किसी विलयन का pH मान 7 हो तो वह अम्लीय, 7 से कम हो तो वह अम्लीय, 7 होने पर उदासीन, जबकि 7 से अधिक होने पर क्षारीय होता है। जल एक उदासीन लवण है, इसका pH मान 7 होता है। साधारण नमक जिसका फॉर्मूला NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, यह भी एक साधारण लवण जो है वह क्या है? साल्ट है, इसलिए इसका pH मान 7 होगा। हमारा रक्त जो है वह क्षारीय प्रकृति का होता है, क्योंकि इसका pH मान 7.4 होता है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद करने योग्य है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, रक्त में शर्करा का जो स्तर है वह इंसुलिन नियंत्रित करता है, इंसुलिन नियंत्रित करता है।
रक्त में शर्करा की मात्रा जो है नियंत्रित करता है इंसुलिन। यही कारण है कि क्या होता है, मधुमेह रोगियों को इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। मधुमेह रोगी में होता क्या है, तो रक्त में जो शर्करा की मात्रा है वह बढ़ जाता है और वह शर्करा की मात्रा मूत्र में देखा जाता है, जो नियंत्रित करना अनिवार्य होता है। यही कारण है कि इंसुलिन मधुमेह रोग से ग्रसित व्यक्ति को इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक कहने का मतलब धातु और धातु से बनेगा, प्लस और माइनस से बनेगा। आयनिक यौगिक का गलनांक क्वथनांक घनत्व तो सभी के सभी उच्च होते हैं। तो यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड जो है वह आयनिक यौगिक है, क्योंकि कैल्शियम और यहाँ पे हो गया क्लोरीन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और क्लोरीन 2 है, तो दोनों के पास 1 इलेक्ट्रॉन घट रहा है, एगो इसको देगा एगो इसको देगा, बॉन्ड बना देगा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। यह आयनिक बंधन हुआ। यह ठोस क्या होता है, यह ठोस होता है, या इसका क्वथनांक गलनांक घनत्व सभी के सभी उच्च होते हैं। यह इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर मतलब स्थानांतरण के कारण होता है। इसे इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता। ऑक्सीजन से संयोग नहीं करेगा, इसका मतलब है कि वह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाएगा। तो गोल्ड मतलब सोना जो है वह ऑक्सीजन से संपर्क नहीं लगभग करता है। यही कारण है कि हम लोग के यहाँ जो महिलाएं होती है उसका आभूषण बनाने में, या जेंट्स लोग का भी आभूषण बनाने में सोना का ही गहना का उपयोग किया जाता है। सोना आभूषणों की शुद्धता को मापने के लिए कैरेट में मापते हैं। सोना का जो शुद्ध सोना होता है वह 24 कैरेट का होता है। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट, लेकिन 18 क्या होता है, 18 कैरेट की अगर सोना रहेगा तब उसमें 18 कैरेट का जो सोना रहेगा उसमें कितना प्रतिशत सोना होगा, तो 75% होगा। लेकिन 24 कैरेट का जो सोना होगा उसमें कितना परसेंट होगा, सॉरी कितना परसेंट का गोल्ड होगा, सोना होगा, तो उसमें 100% सोना होगा, 100% सोना। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। हो गया है, शुद्ध सोना हो गया। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति क्या है, तो CO2 जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, यह हम लोग जब ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन शरीर में से पुनः जो है गंदा होकर के CO2 में बाहर निकलता है। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति गर्म होता है, यह भारी गैस है जो हमारे वायुमंडल में लगभग 0.03% की मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको हम लोग का राजा कहते हैं का आणविक फार्मूला क्या होता है, अणुसूत्र क्या होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र जो है वह H2SO4 होता है। आणविक द्रव्यमान इसका 98 होता है, 98 होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब अम्ल होता है। समूह कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है, तो COOH जो है वह कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह है। ओइक लगता है, ओइक इज एडेड एट लास्ट। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, परमाणु की संख्या है। तो ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, ऑक्सीजन का 3 परमाणु है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओजोन क्या करता है, तो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी से आने से रोकता है। ओजोन जो है उसको सुरक्षा कवच माना जाता है। ओजोन जो है वह समताप मंडल के ऊपरी वाला मंडल होता है जिसको ओजोन मंडल कहते हैं, जो सामान्यतः 15 से 45 किलोमीटर के मंडल होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त का मतलब होता है क्षैतिज पंक्तियां। आवर्त सारणी के क्षैतिज जो कतार होता है उसको आवर्त कहते हैं, लेकिन जो ऊर्ध्वाधर कतार होता है उसको वर्ग कहते हैं। तो पूछता है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो आवर्त सारणी में जो है आवर्त की संख्या 7 होता है, लेकिन वर्ग की संख्या 18 होता है। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या यानी जेड के क्रम में व्यवस्थित किया गया है, लेकिन मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है वह परमाणु भार के क्रम में सजाया गया था। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेटेड या हेमी हाइड्रेटेड, हेमी माने आधा होता है, अर्ध होने आधा होता है, का अन्य नाम क्या है। तो इसका अन्य नाम जो है वह प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O को 120 डिग्री सेंटीग्रेड या 393 केल्विन ताप पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O का निर्माण होता है। जिप्सम को 393 केल्विन ताप पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, जिसका उपयोग प्रयोगशाला में बंद करने में किया जाता है, टूटे हुए हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। यह श्वेत रवेदार पदार्थ है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या जो है वह 8 होता है। ऑक्सीजन का संकेत O होता है, यह प्रकृति में O2 के रूप में पाया जाता है। और हमारा वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है वह 20.99 लगभग 21% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक पिकोमीटर, पीएम का मतलब होता है पिकोमीटर, कितने मीटर के बराबर होते हैं। तो एक पिकोमीटर जो है 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होते हैं। मिली सेंटीडेसीग्राम डेका हेक्टर किलोग्राम। मिली मतलब 10⁻³ मेगा 10⁻6 मिली माइक्रो नैनो मैंने 10⁻3 पिको मैंने 10⁻12। ये याद करने का याद करने वाला चीज़ है, ये सफिक्स और प्रीफिक्स है जो किसी भी क्वांटिटी में पहले और बाद में लग करके उसका मान जो है वैल्यू को चाहे तो बड़ा कर देता है या बहुत छोटा कर देता है। इथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है, इथेनॉल, ओल लगा हुआ है, ओल OH, एल्कोहल OH इज एडेड एट लास्ट, ओल लगता है। अगला क्वेश्चन है
किसी अभिक्रियाशील में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं, तो अभिक्रिया में जो भाग लेगा उसको अभिकारक कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे, इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट। और अभिक्रिया में भाग लेकर के, जैसे में ए प्लस बी जो भाग लेकर के सी और बना दिया, तो ए और बी जो है वह अभिकर्मक हो गया या रिएक्टेंट हो गया, अभिकारक हो गया। लेकिन जो सी बना उसको उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। बहुत छोटा सा सिंपल प्रश्न पूछ रहा है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl सोडियम क्लोराइड होता है, जिसका pH मान 7 होता है। यह उदासीन लवण है जो सोडियम और क्लोरीन के रिएक्ट करने पर सोडियम क्लोराइड बनता है। यह आयनिक यौगिक है। और क्वेश्चन पूछता है कि आयनिक यौगिक का क्वथनांक गलनांक घनत्व उच्च होता है। निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है। बायोगैस में मुख्यतः जो है वह मीथेन आता है, जिसका फार्मूला CH4 होता है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। पोटेशियम परमाणु संख्या से क्वेश्चन आ रहा है। हर एक विद्यार्थी को ध्यान देना चाहिए, कम से कम लगभग जो है 20 तक परमाणु संख्या, द्रव्यमान और संकेत याद होना चाहिए। पोटेशियम पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है, तो पोटेशियम की परमाणु संख्या जो है वह 19 होता है। पोटेशियम का संकेत क्या होता है, ऊपर में भार रहेगा, इसका भार जो है वह 39 होता है, लेकिन परमाणु संख्या नीचे रहता है 19। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है। तो दुर्बल अम्ल जो है वह CH3COOH मतलब एसिटिक अम्ल, जिसको इथानोइक अम्ल कहते हैं, वह दुर्बल अम्ल है। जल में घुल करके H+ जो प्रदान करेगा आयन, उसको अम्ल कहेंगे, लेकिन OH- प्रदान करने वाला को क्षार कहेंगे। कार्बन क्या है, तो कार्बन जो है वह अधातु है। कार्बन का अपरूप हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन है। फ्लोरीन का हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन है। फ्लोरीन को C60 कहा जाता है। हीरा दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ है। हीरा जो है वह कठोर होता है। हीरा का उपयोग कांच को काटने में करते हैं। हीरा जो है जहरीला होता है, पॉइजनस होता है। हीरा का प्रसंकरण sp3 होता है। sp3 होता है, 11वीं क्लास में पढ़ना आगे। ग्रेफाइट जो है वह विद्युत का सुचालक है। अधातु होते हुए विद्युत का सुचालक है, लेकिन ग्रेफाइट का जो प्रसंकरण होता है वह sp2 होता है। फेस टू फेस overlapping is called sigma bond and side wise overlapping is called pi bond. Sigma bond is more powerful than pi bond. अगला क्वेश्चन कहता है कि नर तथा मादा नर युग्मक अर्धगुणित होते हैं, लेकिन युग्मज द्विगुणित होते हैं। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन या संलयन, ठीक है, या मिलने में बनता है। तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक को मिलने से जो है वह जाइगोट बनता है। संयोजन से बनता है जाइगोट। अगला क्वेश्चन कहता है किसी जीव की जीनोटाइप संरचना क्या कहते हैं। जीन प्रारूप कहते हैं या जीनोटाइप कहते हैं। जीवों के बाहरी प्रारूप और लक्षण को जीनोटाइप कहते हैं। जीवों के आंतरिक गुण संरचना को फिनोटाइप कहते हैं। मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता क्या है, तो सर्प जो है, सर्प मतलब सांप होता है, वह तृतीय उपभोक्ता है। हरे पेड़ पौधे प्राथमिक उपभोक्ता है। तो जब प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन के रूप में ग्रहण करता है और उससे ऊर्जा प्राप्त करता है, तो उस तरह के पदार्थ को, उस तरह के जीव को कहेंगे द्वितीय उपभोक्ता कहेंगे। लेकिन सर्प जो है वह तृतीय उपभोक्ता है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग होता है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग होता है, जिसको एनीमिया कहते हैं, या लोहा की कमी से होता है। रक्त जो है 4 प्रकार के होते हैं, A B O को सर्वदाता कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। और AB को यूनिवर्सल रेसिपिएंट मतलब सर्वत्रिक अदाता मतलब सबसे लेने वाला, सर्वग्राही कहा जाता है। उसके बाद कहते हैं कि रक्त में 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, RBC WBC और प्लेटलेट्स कहा जाता है। प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स RBC को रेड ब्लड सेल कहते हैं। इसका जीवन काल 20 से 120 दिन तक होता है। इसको ऑर्थोसाइट कहा जाता है। WBC को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। इसका टाइमिंग जो होता है जीवन काल 1 से 4 दिन तक होता है, 1 से 4 घंटा होता है। प्लेटलेट्स जो है इसको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। यह रक्त को थक्का बनाने का कार्य करता है। जब किसी व्यक्ति को किसी कारणवश कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस स्थिति में शरीर से बहुत अधिक मात्रा में ब्लड बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। उस कंडीशन में शरीर में ही प्लेटलेट्स नामक एक कण पाया जाता है, जो रक्त को बाहर बहने से रोकता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो कवक में पोषण की जो है वह मृतजीवी पाए जाते हैं। मृतजीवी इसमें क्या होता है, यह जीव को सड़ा गला करके, जिसको अपघटित कहा जाता है, भोजन प्राप्त करता है। ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन एक हार्मोन होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन हार्मोन होता है। मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली जो है वह नेफ्रॉन में है। डायलिसिस मतलब होता है रक्त में से अशुद्ध पदार्थ को बाहर निकालना। नेफ्रॉन जो है वह मानव शरीर में किडनी में 10 लाख की संख्या में पाया था। हमारे शरीर में किडनी जो है वह उदर गुहा के दोनों तरफ एक एक की संख्या में पाया जाता है। ठीक है, किडनी को ब्रिक कहा जाता है। नेफ्रॉन जो है उत्सर्जन तंत्र की इकाई कहलाता है, जबकि किडनी को उत्सर्जी इकाई कहा जाता है। हमारे नेफ्रॉन जो है वह मानव के किडनी यानी ब्रिक में लगभग 10 लाख की संख्या में पाया जाता है। इसमें यूनुमा संरचना होता है, जिसको हेनले लूप कहते हैं। इसमें क्या होता है,
कपनुमा संरचना होता है जिसको विमेन संपुट कहते हैं, जिसमें अविवाहित धमनिका प्रवेश करके जलेबी जैसी संरचना का निर्माण करता है, जिसे ग्लेमेरुलस कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का पचना जो है वह अपचयन प्रक्रिया है। अपचयन का मतलब होता है टूटना और उपचयन का मतलब होता है जुटना। प्रकाश संश्लेषण उपचयन प्रक्रिया है, जबकि भोजन का पचना अपचयन प्रक्रिया है। भोजन का पाचन मुख्य रूप से छोटी आंत में, और भोजन का पाचन और अवशोषण मुख्य रूप से छोटी आंत में होता है, लेकिन भोजन का पाचन शुरू होता है हमारे मुख से। अगला क्वेश्चन कहता है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं। तो नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को जो है वह निषेचन कहते हैं। निषेचन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण होता है। तो पपीता जो है वह एक लिंगी पादप का उदाहरण होगा। पपीता पपाया जो है वह एक लिंगी का उदाहरण हो जाएगा। वैसा पादप जिसमें केवल नर या मादा जनन अंग पाए जाते हैं एक लिंगी पौधा कहलाता है। लेकिन नर और मादा दोनों जनन अंग एक ही पौधा में पाया जाए तो उस तरह के पौधा को उभय लिंगी कहते हैं, जैसे सरसों। अगला क्वेश्चन कहता है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन जो है ईस्ट में होता है। ईस्ट में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। काफ़ी बार रिपीट करता है, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा विद्यार्थी जी। अगला क्वेश्चन है मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा, जिसको मादा एनोफिलीज कहते हैं, मादा एनोफिलीज कहते हैं। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस प्रकार के जल में उत्पन्न होते हैं। तो मलेरिया उत्पन्न करने वाला जो मच्छर जो होता है, मलेरिया उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है वह जो है वह गंदा जल में उत्पन्न होता है, गंदा जल में उत्पन्न होता है। लेकिन डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर जो वह साफ जल में होता है। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत जो है वह स्ट्रेटोस्फीयर, आगे बताया है कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। ओजोन मंडल जो होता है वह समताप मंडल के ऊपर एक परत होता है जिसको ओजोन मंडल कहते हैं, ओजोन मंडल कहते हैं, जिसका फार्मूला ओजोन का O3 होता है। एक ऑक्सीजन के परमाणु, एक अणु में 3 गो परमाणु पाया जाता है। ओजोन को सुरक्षा कवच कहा जाता है क्योंकि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को यह अवशोषित करता है, रोक लेता है, जिसके कारण पृथ्वी पर के रहने वाले सभी जीव जंतु त्वचा कैंसर उत्परिवर्तन एवं आँख से संबंधित विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचने का संभावना होती है। आजकल हमारे दैनिक जीवन में फ्रिज, कूलर, एसी, गीजर इत्यादि अनेक प्रकार का मशीनों का उपयोग किया जा रहा है सुविधाजनक के रूप में, जिससे फ्रियोन गैस निकलता है। फ्रियोन CF2 Cl2 डाइक्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन गैस निकलता है, जो हमारे ओजोन में जा करके समताप मंडल के ऊपर जा करके ओजोन मंडल को धक्का दे रहा है। अफ्रीका को ओजोन छिद्र मिला है। ओजोन छिद्र होने पर डायरेक्ट पराबैंगनी किरणें जो है पृथ्वी पर आ जाएगी और पृथ्वी पर पहुंचने के साथ साथ सभी जीव जंतु विभिन्न प्रकार के रोग से ग्रसित हो जाएंगे। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। तो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में किस पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं, उत्पादक होते हैं। क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, उत्पादक होते हैं। हरे पेड़ पौधे को उत्पादक कहा जाता है, हरे पेड़ पौधे को उत्पादक कहा जाता है। हरे पेड़ पौधे भोजन जो है वह स्वयं अपनी कोशिकाओं की मदद से बनाता है, जिसे स्वपोषी कहा जाता है। हरे पेड़ पौधे जो है वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जड़ से खनिज लवण एवं उसके खुद पत्ता में पर्णहरित क्लोरोफिल होता है की उपस्थिति में भोजन बनाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण उपचयन प्रक्रम है, इसमें क्या होता है ऑक्सीजन जल से बाहर निकलता है। अगला कहता है कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिस मतलब ATP का फुल फॉर्म होता है क्या है, तो ऊर्जा का वाहक होता है, ऊर्जा का सिक्का होता है, ऊर्जा का संग्राहक होता है। तो इनमें से सभी ATP जो है ऊर्जा का निर्माण करता है ATP के रूप में। अगला क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होते हैं, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ठीक है, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सभी जो है स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक उपरोक्त सभी मटेरियल होते हैं। अगला क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसका प्राप्ति होता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है वह ग्लूकोज का प्राप्ति होता है। प्रकाश संश्लेषण का फॉर्मूला होता है C6H12 6CO2 + 12H2O। सौर ऊर्जा क्लोरोफिल C6H12O6 मतलब ग्लूकोज प्लस 6H2O + 6O2, यही प्रकाश संश्लेषण का समीकरण। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है या 2 नंबर का पूछ देता है प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका समीकरण लिखें। शुक्राणु का मोचन कहाँ होता है, मतलब शुक्राणु कहाँ बनते हैं? शुक्राणु का मोचन शुक्रवाहिका में होता है। शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? सॉरी, शुक्रवाहिका में होता है। शुक्राणु का मोचन जो है शुक्रवाहिका में होता है। शुक्राशय से शुक्राणु जिस नली से बाहर निकलता है उसको शुक्रवाहिनी कहते हैं। शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत के अवक्षय में कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती है। तो ओजोन जब क्षरण मतलब छिद्र होगा तो त्वचा कैंसर होगा, अभी बताए हैं, उत्परिवर्तन होगा, मोतियाबिंद होगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि अनुवांशिकी गुणों का संदेश होता है, अनुवांशिकी गुणों का संदेश DNA अणुओं में होता है, DNA अणुओं में होता है। DNA
का फुल फॉर्म डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। एक नर हार्मोन होता है, एक नर हार्मोन जो है वह टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन जो है वह नर हार्मोन होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले जटिल कार्बनिक पदार्थ को हार्मोन कहा जाता है। शुक्राणुओं का निर्माण होता है वृषण में, शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। मनुष्य में नर युग्मक को शुक्राणु जबकि मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलग्न से निषेचन होता है। किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है आनुवंशिकी का जनक या पिता कहा जाता है। इन्होंने मटर के 7 विभिन्न लक्षणों पर अध्ययन करके मटर के बारे में अध्ययन किया, इसलिए इसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है। मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम होता है। मटर में 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। एक कोशिकीय जो जल होते हैं, एक कोशिकीय शैवाल जो होते हैं उसमें जल का परिवहन विसरण के द्वारा होता है, डिफ्यूजन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में जो है 2 कोष्ठ होता है, लेकिन मानव के हृदय में 4 कोष्ठ होता है, 2 आलिंद और 2 निलय। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।